मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है या ना के बराबर जानती है। हाँ, मैं वही यूनिवर्सिटी हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन एक नरभक्षी पागल राक्षस क्रूर और सनकी तुर्की शासक बख्तियार खिजली ने मुझे और मेरे बुक भंडार को जलाकर राख कर दिया था, जो मैं महीने तक जलता रहा। किसी ने मेरी सुध भी नहीं ली। इससे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको अलग अलग अपनी विशेषताओं से अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया वो बताने जा रहा हूँ। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के लाडलों, आपकी आंखें भी भीग जाएंगी और क्रंदन भरी आंखों और रूदे हुए गले के साथ मैं आज अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई किया करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से ज़्यादा लगभग पंडित आचार्य हमेशा वहाँ पर मौजूद रहते थे। एक समय की बात है जब बख्तियार खिजली नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोधी की तबीयत खराब हो गई थी। तब वो किसी गंभीर बीमारी से जकड़ लिया गया था। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक ना हुई। उसी समय एक यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषयों पर पढ़ाने वाले आचार्यों से मुलाकात करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिजली के राज्य में जा पहुंचा। वहाँ उसे पता चला कि वो अभी बीमार है और मिल नहीं सकता। उस यात्री की विशेष आग्रह पर बख्तियार खिजली मिलने के लिए तैयार तो हो गया। यात्री ने मिलते हुए बख्तियार खिजली को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्रा जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्रीभद्रा जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिजली ने एक शर्त रखी कि मैं किसी प्रकार के भारतीय पद्धति से बनाई दवाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये काफिर के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद श्री राहुल भद्रा जी एक कुरान की प्रति लेकर खिजली के पास गए और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की ये प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद कुछ दिनों तक खिजली ने कुरान की वो प्रतियां दिन में कई बार पढ़ीं और उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत अब ठीक होने लगी है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित श्री राहुल भद्रा जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। उनको पता था कि कुरान पढ़ने वाले खिजली हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवाई का असर हुआ और वह ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिजली को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे निम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई से मैं ठीक हो गया। मेरे हकीमों से ज़्यादा उन आचार्य पंडितों में है, और मन ही मन में मेरे प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाला भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बौद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बने हुए थे। हर आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और मेरे स्टूडेंट सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तभी ये बात खिजली को सहन न हुई और वह मूर्ति पूजक को मानने लगा। अपना धर्म समझाता और एक मूर्ति पूजक द्वारा उसका इलाज करके ठीक करना उसके अपने धर्म को तौहीन समझी जाती। फिर अचानक एक दिन मेरे असंख्य घोड़ों के पैरों के कंपन को अपनी ओर आते महसूस किया, लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था। मुझे किस बात का डर लगेगा। खिजली और उसके घुड़सवारों ने मेरी सभी दरवाज़ों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद मैंने जो क्रूर खेल देखा, मेरे प्रांगण में जो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। कहना बहुत ही आसान है, लेकिन जो मैंने अपने आचार्यों, पंडितों और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों का खून टपकते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा, उसको बताना बड़ा कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिजली की मूर्ति पूरक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में तो कामयाब हो गए,
कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़ों में छुपा के अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे, और उन्हीं पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। मैंने अपनी नंगी आंखों से वो खूनी खेल देखा, जो कृदंत दृश्य 10,000 विद्यार्थियों के साथ साथ अभी आचार्य, पंडित और शिक्षकों को मार दिया गया था। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों में अपनी आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। मेरे परिसर में मैंने ऐसा खूनी खेल देखने का कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब सभी मृत्यु पूजक को मार दिया गया तो खिजली ने आदेश दिया कि मेरी पूरी परिसर को आग लगा दी जाए, मुझे खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए। मेरे बच्चों, अगर मुझ में प्राण होते तो मैं चल फिर सकता, तो मैं सभी रिसर्च पेपर को छुपा देता, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी हजारों सालों तक मेहनत को पढ़कर फिर से ज्ञान प्राप्त कर लेती। लेकिन मैं ये न कर सका। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस समय हुई जब मेरे परिसर में मौजूद लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। मेरे बच्चों, उस लाइब्रेरी में भारत का भविष्य था, जो धू धू कर कर जल गया। मेरे परिसर में मौजूद तीनों लाइब्रेरी की बिल्डिंग देखकर मैं खुद को रोक न सका और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगा, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ पर सब मूर्ति पूजकों के विनाश को करने वाले वहाँ पर मौजूद थे, जो मुझे और मेरे परिसर को मूर्ति पूजकों के साथ मूर्तियों को सहेज कर रखने का दंड मिल रहा था। मैं पूरी तरह धू धू कर जल रहा था और मैंने आंखें बंद कर ली। पूरे 6 महीने तक मेरे विश्वविख्यात लाइब्रेरी में आग जलती रही और भारत का भविष्य जलते हुए मैंने उसके ताप को महसूस किया। पूरी तरह तहस नहस वीरान कड़ा करके शताब्दियों के धूल मिट्टी में आँखों से ओझल हो गया। मेरा खंडहर रूपी देह जो बचा था वो धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और अंदर ही अंदर अपने वजूद को मिटते हुए अंधकार में बिताता। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी खोज करने वाले एक अंग्रेज़ अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज़ यात्री का एक डायरी मिला, जिसमें उस यात्री ने मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ था। एक दिन वो अंग्रेज़ अफसर डायरी में लिखे हुए पते पर पहुंचता है। उसे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन वह टहलते हुए उसे कुछ 5वीं शताब्दी के ईंटों के अवशेष मिले। उसने हल्का अपने ही हाथों से खरोच कर देखा तो नीचे एक के ऊपर एक ईंटों से सनी हुई दीवार महसूस हुई। फिर कुछ दिन के पश्चात उसने इस जगह खुदाई करवाई। मेरे पूरे अवशेष को दुनिया के सामने लाया गया। उस चाइनीज़ की डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषय पर मेरी प्रांगण में पढ़ाई करते थे विद्यार्थी थे। विश्व के कोने कोने से आने वाले इन विद्यार्थियों के लिए अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई करने की व्यवस्था कराई गई थी। 100 से भी ज़्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थीं। हर भवन में कुएं की व्यवस्था थी। जगह जगह स्टडी हॉल बनाए हुए थे। प्रार्थना सभा बनाई हुई थी और हॉस्टल की भी व्यवस्था की गई थी। हॉस्टल में हर एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हर कमरे में लाइट की व्यवस्था की गई थी उस समय भी। और जब लाइट नहीं रहती थी तो दिए के लिए जगह बनाई हुई थी। कई देशों के विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने आते थे। उस डायरी के अनुसार 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। अर्थात जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ने का इच्छुक होकर आते थे उनका इंटरव्यू होता था। 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 ही प्रवेश कर पाते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर मेरा निर्माण किया गया था। आज भी मैं विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो मेरी टक्कर का बन सके। 19वीं सदी में मेरा 5% भाग ही खुदाई करके निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई, लेकिन फिर वो दौर आया जब नरेंद्र मोदी जी का उसके बाद 2016 में फिर से मेरी खुदाई की प्रारंभ की गई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा मेरे प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसलिए अभी मेरे अवशेषों को निकालने और सहेज कर रखने की जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। मुझे मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, जिसमें सबसे पहले राजा का नाम मैं बताता हूँ, कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगीर होती थी, जो मेरे विश्वविद्यालय के प्रांगण से 15 किलोमीटर दूर स्थित थी। कुमारगुप्त की अगर मैं बात करूं तो 500 AD नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मेरी स्थापना की थी उन्होंने 5वीं सदी में। आप जिस स्थान पर आज आए हैं
वो लगभग 1600 वर्ष पूर्व एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर सेकंड था कनौज के राजा हर्षवर्धन। उन्होंने मेरे प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था लगभग 7वीं शताब्दी में, और मेरी ख्याति दूर दूर तक फैलाई थी। उसके पश्चात जो तीसरे राजा थे वह देवपाल, जो बंगाल के राजा थे, उन्होंने 9वीं शताब्दी में मेरा निर्माण करवाया था। मेरे इस विश्वविख्यात नाम और उपनामों के पीछे 3 राजाओं के नाम सबसे ऊपर लिखे जाते हैं, जिनमें गुप्त वंश, हर्षवंश और पाल वंश। आज भी मेरे लिए ईश्वर स्वरूप उन राजाओं के पद चिन्हों की आहट में सुन सकता हूँ। मेरे यहाँ छात्रों के रहने के 300 कक्ष बने हुए थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यहाँ विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय की प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत बहुत ही कठिन होती थी। उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश कर पाते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों का उत्तीर्ण होना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दुर्दांत, शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना वहाँ पर बहुत ही आवश्यक था। यहाँ महानायक के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शैल विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी थे पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली उनके कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत यह है कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्री अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग को बनाया गया था। अगर मैं बात करूं तो छात्रों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं करनी होती थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क रखे गए थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्चा चलता था। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय भी बनाया गया था। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया था। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही बुद्ध की तोरा कोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने भी रखे गए थे। बड़गांव नालंदा के निकटतम गांव है। यहाँ एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना गया है। नालंदा से थोड़ी ही दूर पर सिलाव स्थित जो स्वादिष्ट मिठाई खाजा के लिए प्रसिद्ध थी, इनके पास ही राजगृह है। मेरे प्रांगण में मौजूद लाइब्रेरी पूरे 9 मंजिला बड़ी बनी हुई थी, जिसको कुछ इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया। मेरी लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग हुआ करती थी। उनके नाम हुआ करते थे रत्नादिदी, रत्नसागर और रत्ननीरज। 12वीं शताब्दी में जब खिजली की क्रूर और मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मुझे तहस नहस कर दिया, मेरी विश्व प्रेषित लाइब्रेरी में आग लगा दी और मैं पूरे 6 महीने तक धू धू कर जलता रहा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने उस लाइब्रेरी में क्या खोया वो आप कभी नहीं समझ सकते हैं। हजारों वर्षों की रिसर्च, लाखों पांडुलिपि, हजारों करोड़ों रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स धू धू कर जल गए। 6 महीने तक इसलिए क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपि और रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स ताम्र पत्रों पर उकेरे जाते थे। पूरी लाइब्रेरी के प्रांगण का नाम धर्मागंज हुआ करता था। मेरे यहाँ आने के लिए आपको हवाई मार्ग और सड़क मार्ग
अथवा रेल मार्ग से यात्रा करनी पड़ती थी। हवाई मार्ग के लिए निकटतम एयरपोर्ट यहाँ से 89 किलोमीटर दूर निकटतम हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। रेल मार्ग के लिए नालंदा में भी रेलवे स्टेशन बनाया गया है, किंतु यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर जाने वाली सभी ट्रेनें नालंदा होकर जाती हैं। सड़क मार्ग की बात करूँ तो नालंदा सड़क मार्ग द्वारा कई निकटवर्ती शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप राजगीर से आते हैं तो 89 किलोमीटर पड़ता है, वहीं आप गया से आते हैं तो भी 89 किलोमीटर दूर स्थित, लेकिन बोध गया से आते हैं तो आपको 110 किलोमीटर सड़क मार्ग की यात्रा करनी पड़ती है। तो महानुभावों, मेरे बारे में आपके दिमाग में कुछ तो प्रतिक्रिया ज़रूर आई होगी, वो मुझे अपने मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बाकी आगे मैं मिलता हूं और इस तरह के पटकथा के साथ मैं आपके लिए फिर से आता हूं। नमस्कार।